बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़ में, हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शरासी। नाज़रीन, ज़रा आज थोड़ी सी पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी देखते हैं और पॉलिटिक्स पर भी ज़रा सा गुफ्तगू करेंगे। तहरीक इंसाफ क्या चाह रही है? क्या उसने जो इस्तीफ़े दिए थे वो इस्तीफ़े मंजूर हो गए? अगर नहीं मंजूर हुए तो पीएमएलएन की क्या स्ट्रेटजी है? क्या उन्होंने स्पीकर साहब ने वो इस्तीफ़े मंजूर भी करने हैं या नहीं करने? और अगर नहीं करने तो क्या तहरीक इंसाफ को दोबारा से मना के या उनको जो है किसी भी तरीके से समझा बुझा के वापस लाया जा सकता है? 1 सितंबर को बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि हम लोगों ने इस्तीफ़े देने की बात की थी। बहरहाल बहुत सारे सवालात इस हवाले से उठ रहे हैं। तहरीक इंसाफ को जब ये कहा जाता है कि वाक़ई तमाम के तमाम लोग इस्तीफ़े दे रहे हैं, तो फिर अपने तय कुछ लोग इस्तीफ़े दे रहे हैं, कुछ लोगों ने अभी पार्टी के अहकामात को नहीं मानना, जिनके बारे में ये कहा गया कि जी वो आउट ऑफ कंट्री हैं। अब देखते हैं कि इस्तीफ़े देते हैं, नहीं देते। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पे बात होगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम सैलाब की सूरत हाल पे बात करेंगे, जो कि सिंध में भी तबाही फैला रहा है। इस हवाले से बिलावल साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है। वो कहते हैं मुश्किल वक्त में सैलाब मुतासिरीन के साथ हैं। आलमी सतह पर सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदाद की अपील करने का उन्होंने मुतालबा किया है और कहा है कि इस मामले में पहले ही बहुत ताख़ीर की जा चुकी है। वो अक़वाम मुत्तहिदा की बात करें, फ़ौरी तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा जाना चाहिए। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक मदद करना चाहते हैं और उन्होंने सूबों को और वफाक को कहा कि सैलाब का तनहा मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और इस सिलसिले में पंजाब में सैलाब के मामले पर मुस्बत रिपोर्टिंग काबिल तारीफ़ उन्होंने ये भी उन्होंने ज़िक्र किया। ज़ाहिर सी बात है, अब सैलाब जब सिंध में पहुँचा है तो अगर पंजाब की तारीफ़ करेंगे कि वहाँ पे मुस्बत रिपोर्टिंग हुई है, तो फिर सिंध में भी मुस्बत रिपोर्टिंग होगी, वहाँ के भी इसी तरह के वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। लेकिन जी, हम लोग जो कोशिश कर रहे थे कि आवाम के लिए आवाज़ उठाएं, जो कुछ हो रहा है उसको देखें और इसके साथ साथ से मुस्बत रिपोर्टिंग नहीं, क्रिटिसाइज़ भी हुकूमत को खूब ठीक ठाक तरीके से किया है मैंने। इस सब पे बात करते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। सबसे पहले आ जाते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ। आपको बताएं कि हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है आमिर रियाज़ कुरैशी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। अमजद इकबाल साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। आसिफ बाजवा साहब हैं, पीएमएलएन के सीनियर मेंबर हैं। बहुत शुक्रिया जी बाजवा साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले कुरैशी साहब की तरफ आ जाते हैं। कुरैशी साहब, स्टेटस क्या है? इस्तीफ़े दे दिए हैं, मंजूर होने हैं, नहीं होने, क्या स्टेटस क्या है अभी आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ायज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। गुजारिश ये है कि ये सारा सिनेरियो आपने देखा, ये जो इस्तीफ़े देने वाला था, हमने 2013 के बाद, इलेक्शन के बाद, जब बानी चेयरमैन ने जिस तरह पूरी क़यादत को हुक्म दिया, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी जो सीटें हैं या ये जो सारे ओहदे हैं वो बानी चेयरमैन की वजह से हैं। तहरीक इंसाफ जो है वो, मैं ये समझता हूँ अपने ताईं कि वो बानी चेयरमैन के गिर्द घूमती है, क्योंकि ये रियलिटी है। आप ये बिल्कुल रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है बिल्कुल कि ऐसे, ये ठीक है जी। एक सोलो फ्लाइट पे चल रही है तरीके से। बानी नहीं, के सोलो इर्द गिर्द फ्लाइट बानी से के इर्द गिर्द है वो देखिए, है इसमें जिसको उसकी मैं लॉजिक वो उसको कहते थे वो वही तरीके से आप देखती देखिए, है। बात यह है कि उनकी मतलब उनके जो फॉलोअर्स हैं या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है, वो मेरा ख्याल है कि डायरेक्टली फॉलो कर रहा होता है बानी चेयरमैन को। हमारी क़यादत का डेफिनेटली उसमें बड़ा रोल है, और लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है, बैरिस्टर गौहर साहब कोई शक नहीं हमारे चेयरमैन है और बाकी क़यादत की भी एक इम्पॉर्टेंस है, लेकिन जो आखिरी फ़ैसला होता है, हतमी फ़ैसला होता है, वो ज़ाहिर है कि जिसकी वजह से इन सब लोगों ने वोट लिए, इन सब लोगों ने असम्बलियों के अंदर गए, ओहदे लिए। तो मैं समझता हूँ ये सारी सीटें, सारा कुछ जो है वो बानी चेयरमैन की वजह से हैं, और उसी वजह से ये सब लोग असम्बली में पहुँचे। और जो वहाँ से हदायत आएगी, जैसे जैसे हदायत आएगी, मेरा ख्याल है अगर इनको मनाना पड़ेगा, अगर ये पीएमएलएन बनाना चाहती है तो इनको अडयाला जाना पड़ेगा, मेरा ख्याल है। किसको मनाना पड़ेगा? आप लोगों को जो इस्तीफे दे रहे हैं या बानी को? इमरान देखिए, खान मैंने साहब मैंने को? मैंने मेरा ख्याल है पूरी बात मुकम्मल कर दिया। अगर ये चाहते हैं कि हमारे लोग वापस आएं, तो वो ये क्यों चीजें चाहेंगे? बेहतर है, वो क्यों चाहेंगे? आप लोग वो देखिए ना, ना आप लोग चलने जिन दें सिस्टम। कमेटियों से आप लोग देखिए, ना चलने दें अप्रोक्सीमेटली 10 सिस्टम को। कमेटी है ना आप लोगों के पास, 10 के करीब आपके जी जी पास जी जी। कमेटियां हैं। अगर आप लोग उनसे इस्तीफे दे देते हैं तो उनको, उनके पास तो वेटेज नहीं है आप लोगों का, क्यों वो आपकी बात देखिए, मानेंगे? गुजारिश ये है कि हम वो तो नहीं अपने कह रहे लोग वहां पे ले आएंगे, तो अच्छे तरीके से ले मिलजुल हमने के करते पहले रहेंगे। इन्होंने क्या, प्रॉब्लम आपके लिए आएगा। देखिए गुजारिश ये है कि देखिए, प्रॉब्लम तो हम 2022 से हमारे लिए जो शुरू हुई है अप्रैल के महीने से, वो अभी तक कंटिन्यू है। उसमें कोई 1% भी कमी नहीं आई, आपने देखा
ठीक है जी। जब हमें ईवान से निकाला गया, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर को निकाला गया, उसके बाद आप देखें ना, चीजें तो तब से मुश्किल में है। हम सब लोग तब से मुश्किलात फेस कर रहे हैं, और हमारा कोई भी कारकुन, हमारा कोई भी लीडर एक लम्हे के लिए वो बैकफुट पे नहीं गया। वो सारे लोग खड़े हैं, ठीक है, दरमियान में कुछ थोड़े बहुत लोग आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन जो मेन हमारा कारकुन था, जो हमारे लोग थे, वो खड़े हैं। इस लिहाज से मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर ये कोई बात फाइनल होनी है, कोई बात इनको खत्म करनी पड़नी है, तो वो इनको अडयाला जाके खत्म करनी पड़नी है। मेरा ख्याल है कि बाहर के आप ये ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर अडयाला जाके मना लिया जाए तो किसी न मेरा ख्याल है, मेरी अपनी आप लोग अपने इस्तीफे वापस देखिए, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, अभी हुए नहीं है। देखिए ना, वो हमने तो वो सारे भेज दिए। अब एक प्रोसेस है, उसके तहत उन्होंने करने या नहीं करने, वो एक लंबा, वो देखे 2013 में भी, 13-14 में भी फायदा इसी तरह हुआ था ना। हमने रिजाइन किए, फिर चीजें टेबल के ऊपर कुछ ठीक हुई, फिर हमारे लोग वापस असेंबलियों में चले। सियासत नहीं है, आप लोगों को एक वोट देके अवाम अच्छा खासा बाहर निकली 8 तारीख को, वोट बैंक आपको मिला। अब आप लोग अगर असेंबलियों से इसी तरह से बातें, छोटी छोटी बातों पर रिजाइन कर देंगे तो अवाम के मसले को हल करेगा। छोटी बातें नहीं है, छोटी बात नहीं। मुझे इसका जवाब, मैं बाजवा साहब से पहले उनका जवाब ले लूं कि इस्तीफे एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, फिर आपकी जानी बात है। अस्सलाम वालेकुम बाजवा साहब। वालेकुम अस्सलाम। बाजवा साहब, मुझे ये बता दीजिए, आप लोगों ने ना इनके इस्तीफे अभी एक्सेप्ट किए हैं ना रिजेक्ट किए हैं, क्या एग्जैक्टली क्या स्टेट ऑफ माइंड है, चाहते क्या हैं आप लोग? स्पीकर साहब एक्सेप्ट कर रहे हैं इनके इस्तीफे या नहीं, क्या है इस वक्त सिचुएशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया जी। गुजारिश ये है कि आप बड़े बाखबर हैं और आपको तमाम बातों का इल्म है। और जिस तरीके से 2013 के इलेक्शन के बाद इन्होंने इसी तरीके से किया और फिर धरना दिया और लॉन्ग मार्च किया, और उसके बाद इनके रेजिग्नेशन आए, और कितनी देर तक वो रेजिग्नेशन पेंडिंग रहे, और उसके बाद ये फिर पूरी असेंबली में वापस चले गए। मैं आपसे अर्ज करूं कि एक जो प्लानिंग है, जो एक माइंडसेट है बनी पीटीआई का, कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को इस्तेमाल करते हैं, और उनके दिल में और कुछ होता है, जुबान पे और कुछ होता है, और अमल कुछ और होता है। वो हर वक्त हर किसी को मुख्तलिफ राहों पे मुसाफिर बनाना चाहते हैं। वो अपनी पार्टी को इम्पार्टमेंट ले सकते हैं। अभी मेरे भाई ये कह रहे थे कि हमारे लोग हमारे साथ खड़े हैं, इनके साथ कौन खड़ा था और कौन कौन खड़ा रहा, कैसे खड़ा रहा, ये रिकॉर्ड गवाह है, तारीख गवाह है। 9 मई के बाद इनकी जो, जिसको हम नाम लीडरशिप कहता हूँ, जो लीडर बने फिरते थे, जो वो कहते हैं कि एक उनके ऐसे सॉफ्ट हुए कि ये कोई अल्लाह की पनाह है। कि क्या सियासत ये सिखाती है कि आप सिर्फ मुफाद की खातिर पार्टी को काम करें, आप सिर्फ इक़्तिदार की खातिर सियासत करें? अगर आपको बाजवा साहब, आपकी आवाज मुझ तक क्लियर नहीं पहुंच रही। बाजवा साहब, आपकी आवाज मुझ तक क्लियर नहीं पहुंच रही है। जी, अब देखिए आवाज ठीक है? जी जी, अब बेहतर है, प्लीज कंटिन्यू रखें। देखिए, क्या सियासत इस चीज का नाम है कि आप सिर्फ इक़्तिदार के मजे लूटने चाहते हैं? क्या ये सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार का खेल है? नहीं, ऐसा नहीं है। सियासत कुर्बानी मांगती है। हमारी क़यादत मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, हमजा साहब, हसन इकबाल साहब, ख्वाजा असद साहब, ख्वाजा साद, ख्वाजा सलमान, हनीफ अब्बासी, कामरान माइकल, कौन है जो जेल में नहीं था? क्या किसी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्या किसी ने अपनी पार्टी को छोड़ा? कोई भी नहीं छोड़ के गया। तो अब ये कहते हैं कि हमें ये जेल के अंदर जाएंगे और हम जाएंगे उसके साथ बनी पीटीआई के साथ मुलाकात करेंगे। भाई, बनी पीटीआई साहब तो फरमाते हैं कि मैं किसी अपने बंदों को कहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हमें मुख्तदरा से बात करनी है। वो ये कहते हैं कि हमें चाहे किसी नायब सूबेदार से भी, वो भी ऑफिसर है, उनसे बात करें, क्योंकि वो कहते हैं कि जो मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट है वो बेख्तियार है, ये बाख्तियार नहीं है। वो टच जो नेशनल बाजवा साहब, आप सारी बातों का जवाब दे रहे हैं, अपने मेरी बात का एग्जैक्टली जवाब नहीं दिया। मैं रिपीट कर देती हूँ दूसरी दफा अपना सवाल। इस्तीफे एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं?
देखिए, मैं इसी तरफ आ रहा था। अभी हम देखेंगे कि इनकी ख्वाहिश क्या है और क्या जिन लोगों ने इस्तीफे दिए, क्या उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट विल के साथ दिए? ओके। क्या वो इस्तीफा देने चाहते हैं या कि सिर्फ बानी पीटीए के हुक्म के मुताबिक वो काम करते हैं? ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। अभी हम इस किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे कि अच्छा हम अच्छा, क्या चले एक करेंगे। चीज क्लियर कर दें, एक चीज क्लियर कर दें। मैं बैरिस्टर अकील को सुन रही थी कल, वो कह रहे थे कि तरीके साहब के बहुत सारे लोग हैं, पहले भी कहते रहे हैं कि जनाब हम प्रेशर में आके हम लोग इस्तीफे दे रहे हैं, और वो स्पीकर साहब को जाके कहते हैं कि आप हमारे इस्तीफे एक्सेप्ट ना करें। ऐसा कुछ जी हुआ है अभी? ये जो अभी इस्तीफे आए हैं, किसी ने कांटेक्ट किया है स्पीकर साहब से कि भाई प्रेशराइज देखिए होके हम देखिए लोग इस्तीफा दे रहे हैं, ना एक्सेप्ट करें? देखिए देखिए, बात यह है कि मैंने जब ये आपके सवाल का जवाब देना शुरू किया तो मैंने पहले अल्फाज ही ये कहे थे कि मैं शायद आपको तमाम बातें याद हों कि 2018 के 13 के इलेक्शन में इन्होंने क्या किया था जब धरना हुआ और लॉन्ग मार्च हुआ और रेजिग्नेशन आए और क्या करते रहे और फिर उन्होंने ज्वाइन किया। और अभी मैंने आखिर में यही कहा कि क्या उनकी इंडिपेंडेंट विल थी। इस काम को स्पीकर साहब भी बता सकते हैं क्योंकि अभी ये सीक्रेट बात है कि क्या स्पीकर साहब के साथ किसी ने राब्ता किया है या नहीं। मैं इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूं कि कोई ठीक है, झूठी बात आपसे कर सकूं। चले इस पोजीशन में तो है ना, ये बता सकें इस्तीफे एक्सेप्ट हो रहे हैं कि नहीं, शॉर्टली बता दें, फिर मैं अमजद इकबाल साहब की तरफ भी जाऊंगी। अभी 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 हम देख रहे हैं कि क्या उनकी इंडिपेंडेंट विल क्या है। ओके, एक एक करके पूछेंगे और ठीक, खुफिया जराये से भी समझ गया। हाँ, अभी फैसला नहीं किया गया। अभी फैसला नहीं किया गया है। अमजद इकबाल साहब, आपने पीटीआई की भी बात सुनी है, आपने पीएमएलएन की भी बात सुनी है। सर, आपके ख्याल में क्लैरिटी क्या है? अभी तक जो पार्टी की जानिब से इस्तीफे देने की पॉलिसी है, ये हतमी है नहीं हतमी, अभी ये चीज़ भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से कहा गया था कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री हैं, वो वापस आएंगे, इस्तीफे देंगे। बहरहाल अभी मतलब उभाम सा एक क्लैरिटी नहीं है कि इस्तीफे सबने दे दिए हैं नहीं दिए, स्पीकर साहब का क्या स्टांस होगा ये भी कुछ पता नहीं है। दोनों साइड ऐसे ब्लड सा वो सीन पेश कर रही हैं। देखिए, ये सियासत इसी का नाम है कि दूसरे लोगों को अबहाम में रखते हैं और कोई क्लैरिटी के साथ कोई बात नहीं करते। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जो स्पीकर साहब की तरफ से या हुकूमत की तरफ से जो हिकमत अमली इख्तियार की जा रही है या जो कुछ इतलात के मुताबिक फैसला भी जो किया गया है, अगर इस्तीफे आते हैं उनके पास तो उनको अभी कबूल नहीं किया जाएगा। ठीक है, उनको पेंडिंग में जिस तरह से पहले रखे गए थे काफी अर्सा तक, इसी तरह रखा जाएगा, उनको कबूल नहीं किया जाएगा। ये तो बिल्कुल मतलब इस हवाले से ये पॉलिसी मैटर है, यानी आप ये समझ लें कि ये चीजें इसके मुताबिक तय हो चुकी हैं। दूसरी बात ये है कि जी, तो ये देखिए, ये जो इस्तीफे देने वाली बात है, ये कमेटियों से इस्तीफे देना या अपनी क़यादत के हवाले कर देना, डायरेक्टली वहां पे जहां पे देने चाहिए वहां पे ना देना, तो इसका क्या मतलब है इन चीजों का? इन चीजों का मतलब यही है कि जी के प्रेशर सिर्फ बढ़ाएं, गुफ्तगू के लिए टॉपिक्स दें ताकि डिस्कस हो ज्यादा से ज्यादा। ये अच्छी हिकमत अमली है कि जी के आप एक हो कि जी इसका नुकसान क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा, जबकि एंड पे जाके पता चले कि कुछ भी नहीं हुआ। मतलब ये एक, लेकिन उस दौरान आप जेरे बहस तो रहेंगे ना। अभी दोस्त बात कर रहे थे कि जी अगर किसी ने जाना है, किसी ने बात करनी है तो वो अडयाला जाए। देखिए, अडयाला से जहां तक जाने की या आने की बात है, इस हवाले से तो वो कई दफा इससे पहले आपको पता है मुज़ाकरात हुए भी, शुरू भी हुए, लेकिन जो टर्म्स आती है ना, जो शराइत आती हैं, उनको कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। दोनों तरफ से कोई नहीं है कबूल करने को तैयार, ना ही हुकूमत की तरफ से ना ही पीटीआई की तरफ से। चाहे पीटीआई की जो क्यादत है, जो इस वक्त बाहर असेंबलियों में भी बैठी है, या गौर साहब की बात कर रहे थे आप कि बैरिस्टर गौर साहब उनकी तरफ से बात करते, तो वो जो शराइत आती हैं वो तो अल्टीमेटली सबकी मुशावरत के साथ आती है ना, लेकिन उनको वो शराइत ऐसी हैं कि जो उनको कबूल नहीं कर सकती हुकूमत, तो कम से कम किसी सूरत कबूल नहीं कर सकती उनको ना, उन शराइत को। और जो शराइत हुकूमत की तरफ से भी पीटीआई को भेजी जा सकती हैं, भेजी गई हैं, जो पहले भी भेजी गई थी जब मुज़ाकरात हुए थे, उस वक्त भी उनमें कुछ ऐसी चीजें थी जिनको पीटीआई कबूल करने को तैयार नहीं, ना ही उसको करनी चाहिए वो उस तरह से। हाँ, ये बात ठीक है कि बातचीत होती रहनी चाहिए। बातचीत जब आगे बढ़ेगी, जब चलेगी, तो फिर उसमें से दरमियानी रास्ता निकलता है, दोनों तरफ से निकलता है। वो हुकूमत की तरफ से भी निकलता है, अपोजिशन की तरफ से भी निकलता है, और हो सकता है उसमें आगे चलकर कहीं जिसकी उम्मीद, क्योंकि जिसकी हम बात करते हैं कि जी कि ये मकसद क्या है इसका मकसद ना तो कोई सियासी मकसद है, ना ही इसका कोई अवामी मकसद है, ना ही किसी को कोई, इसका सिर्फ एक ही मकसद है
जो मुज़ाकरात होते हैं उसमें सबसे पहली शर्त यही होती है कि जनाब बानी को बाहर निकालें। इसके अलावा कोई उसी के गिर्द घूमती है सारी चीजें। आप देखिए कि हर चीज जब ये 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर जब मुज़ाकरात होते हैं, जब ये चीज होती है तो ग्रेजुअली लोगों के अंदर भी एक चीज होती है कि आम बतौर आम शहरी बात कर रहा हूँ, आम आदमी की बात कर रहा हूँ कि जी फर्क करें इस वक्त अगर कोई बात इस्तीफों की हो रही है तो सैलाब आया हुआ मुल्क के अंदर, ठीक है, और लोग मर रहे हैं, लोग तबाह हो रहे हैं, लोग वो करे, बजाय इसके कि पीटीआई इस वक्त लोगों के साथ खड़ी हो, कहे कि जी हुकूमत ये काम ठीक नहीं कर रही, हुकूमत को इमदाद करनी चाहिए, हम पीटीआई की तरफ से ये कैंप लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जवाब अपनी जगह पे कि हमें करने नहीं दिया जा रहा, ये अपनी जगह पर, लेकिन करने को किया जा सकता है। ठीक है, फलाई काम से या इस तरह की चीजों से कोई नहीं रोकता, ना ही किसी को रोकना चाहिए, बल्कि उल्टा ये अगर ये करें तो ये मेरे ख्याल में तो हुकूमत के खिलाफ जाती है बात सियासी तौर पर भी। लेकिन उसकी बजाय एक ही पॉइंट के ऊपर ये सारी चीज वो जैसे मैं फिर वो बात दोहरा देता हूँ कि जी के डाला के गिर्द घूमती है। तो ये चाहिए तो ये कि जी के इन चीजों को थोड़ा सा संजीदगी के साथ, ठीक है, बड़े लीडर बड़ी बड़ी लंबी अरसा लोगों ने काटा, अभी जैसे बाजवा साहब कर भी रहे थे बात कि जी इनके लोगों ने भी, उससे पहले पीपल्स पार्टी के लोग भी रहे हैं, उससे पहले भी बहुत सारे पूरी दुनिया के अंदर लोग रहते भी हैं। ज्यादती भी होती है, मैं ये नहीं कहता कि जी के जायज ही रहते होंगे, ज्यादती भी होती है, लेकिन कुछ सियासी मुखालफतें भी होती हैं और कुछ हिकमत अमली के तहत हुकूमतें जब भी जो इक़्तिदार में आती है तो वो करती है, अपने मुखालफिन के खिलाफ भी चीजें होती हैं और कुछ केसेस होते भी हैं जो जेन्युइन भी होते हैं। आप ये कह रहे हैं कि अभी ये डिसाइड हो गया कि अभी इस्तीफे इनके कबूल नहीं होने, जैसे लास्ट टाइम इनको लटकाया था, अभी भी वही प्रोसेस चलेगा। मैं एक दफा कुरैशी साहब से जान लूँ। कुरैशी साहब मुझे ये बता दीजिए, बकौल बैरिस्टर गौहर के पार्लिमानी कमेटी को ये बता दिया गया था कि खान साहब की हिदायत के मुताबिक आप साहब ने स्टैंडिंग कमेटी से नेशनल असम्बली की मेंबरशिप और चेयरमैनशिप से इस्तीफे दे चुके हैं, कि खान साहब की हिदायत थी, सब ने रिजाइन कर दिए। मेरा ख्याल मोस्टली लोगों ने, अब नंबर्स तो नहीं है कितने रह गए? मेरे पास नंबर्स तो नहीं है इस वक्त, 10 के 10 कमेटियों से रिजाइन हो गए। मेरा ख्याल है कि मोस्टली लोगों ने रिजाइन कर दिए हैं, और जो कोई रह गए हैं कुछ बाहर होंगे, कुछ कर देंगे। मेरा ख्याल है रहेगा कोई नहीं कि कोई बंदा जो है वो बानी चेयरमैन की हदायत के, अगर हदायत है तो वो उससे परे होगा। मैं थोड़ा सा शॉर्टली, बाजवा साहब ने 2-3 बातें की हैं, उनका मैं जवाब देना चाहूँगा। बाजवा साहब ने अभी कहा कि बहुत सारे लोग इनके छोड़ गए और हमारे जेलों में रहे। बाजवा साहब, मैं गुजारिश करूँ आपसे कि हमारे जो बानी चेयरमैन है, आप देखें जब शुरू उनकी कैद हुई तो सब लोगों ने कहा कि शायद ये को 10 दिन नहीं निकाल पाएंगे, तो आज उनको 800 दिन हो गए हैं, और आपके लोग 15 दिनों के बाद चीखों पुकार शुरू हो जाती है, और उसके बाद कहा जाता है कि किसी के प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, किसी का ब्लड का प्रॉब्लम है, किसी को शुगर हो गई है, किसी को कोई बर्ज हो गया है, उसने वहां से टेस्ट करवाने हैं, वहां उसने किसी ने लंदन जाना है, किसी ने अपनी सर्जरी करवाने जाना था, कोई 50 रुपए के स्टाम्प पेपर में बाहर चला गया और तब तक वापस नहीं आया जब तक उसको गो हैंड नहीं मिला कि आप आ जाएं। ठीक है, हमारा तो 23,000 के करीब कारकुन जो है वो पूरे पाकिस्तान से अरेस्ट हुआ, और अभी भी आप देखें कि हमारी मेन लीडरशिप के लोग जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, पिछले 2.5 सालों से जेलों के अंदर हैं, जिसमें मियां महमूद रशीद हैं, जिसमें यास्मीन राशिद हैं, जिसमें जो है उमर सरफराज चीमा है, एजाज चौधरी साहब हैं। तो ये सारे लोग जो हैं वो खड़े हैं पार्टी के साथ, बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े हैं। वो इस तरह कोई ऐसा नहीं है कि जो लोग आए थे कि जी हम हुकूमत के मजे लूटने के लिए आए थे। ये हर दफा आपके साथ होता है। आप कभी कभी जद्दा चले जाते हैं, कभी आपको सऊदीया जाना पड़ जाता है, तो हिस्ट्री जो है वो सारे लोगों के सामने है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान से कौन भागा है और पाकिस्तान के अंदर रह के कौन डट के मुकाबला कर रहा है। वो मैं ये समझता हूं कि वो सिर्फ बानी चेयरमैन का हौसला है कि वो आज डट के खड़ा है। आपकी लीडरशिप आज तक कभी डट के नहीं खड़ी हुई, हमेशा उन्होंने सौदा किया, मुल्क का सौदा किया, उसके बाद उन्होंने अपने मामलात को तय किया। जब तक उनको वापस बुलाया नहीं गया, उनको बिल्कुल ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, उन्होंने वापस आने की ख्वाहिश भी नहीं की। चाहे पाकिस्तान के साथ जो मर्जी पीछे हो जाए, इन्होंने कभी कोशिश नहीं की। हमारी तो पूरी हिस्ट्री पड़ी है। आप पिछले 2.5 सालों से जो मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन के साथ हो चुका है, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कोई जमात कि जो हमारे लोगों के साथ हुआ, घर, कारोबार, बहुत कुछ हुआ, लेकिन बिल्कुल हुआ, लेकिन इस दफा भी एक वक्त आया बिल्कुल आया था। लेकिन आप देखें जो इस वक्त के हालात हैं, वो लोगों के कारोबार नहीं, इस तरह किसी के साथ नहीं हुआ कि उनकी बहनें, बेटियां और सबको उठा लिया जाए, का तकद्दुस जो पमाल हुआ ना उठा लिया जाए। कारोबार, लोगों की फैक्ट्रियां तोड़ दी गई, लोगों के घर तोड़ दिए गए।
ये जिस तरफ ये सियासत को ले गए हैं, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि हम सब लोग, हमें वापसी का रास्ता लेना होगा। हम सब सियासी जमातों को बैठ के सोचना होगा कि आज हमारी बारी है, तो ये देखिएगा हो सकता है नवंबर के बाद इनकी बारी ना हो। इस नवंबर के बाद? मैं इस नवंबर की बात कर रहा हूँ, आपको नवंबर के बाद? हाँ, मेरा ख्याल है। मेरा नहीं ख्याल, इनसे पूछ ले, इनको आइडिया होगा। बाजवा साहब से चले पूछ लेते हैं। नवंबर 2027 की बात कर रहे हो। नहीं, इस नवंबर के बाद भी हो सकता है, या हालात बदलते हैं, आपको पता है हालात नवंबर के बाद होता नजर नहीं आ रहा, हालात बदलते हैं, यहाँ कुछ पता नहीं चलता कि क्या होना है। मैं आपको बता देती हूँ कुरैशी साहब, हिंट दे देती हूँ। अमजद साहब, अगर आपके नॉलेज में कुछ हुआ तो शेयर कीजिएगा साथ, कि बड़ी अहम मीटिंग हुई थी पिछले दिनों मरी में, मरियम साहिबा भी थी, बड़े मियाँ साहब भी थे, तो और बड़े हम लोग भी थे, उसमें कुछ बात हुई थी कंटिन्यूटी की, कुछ कंफर्मेशन है? मैंने आपको एक बात की है, अभी नवंबर 2027, ठीक है, बिल्कुल जो नया कानून बना ना, हो गया क्लियर सर, हो गया क्लियर। नवंबर 2027 के बाद मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ 27वीं तरमीम पर डिपेंड करता है कि नवंबर 2027 वो भी नवंबर में ही है ना, वो भी तो देखिए, वो भी तो नवंबर में है ना। मैं ये आपको कह रहा हूँ नवंबर के बाद बड़े हालात बदलेंगे, आप देखिएगा। चले आपके साथ मैं दिसंबर में शो करूंगा, आप देखेंगे हालात बहुत बदलेंगे। चलें देख लेंगे, मेरी प्रोडक्शन ले लें आप इस पे। जिस कंटिन्यूटी की बात हो रही है आप उसकी तब्दीली की बात कर रहे हैं, उस पे मैं एग्री करता हूं, लेकिन हमेशा आपने देखा है पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होगा। लेकिन वन पेज तो बड़ा जबरदस्त चल रहा है, तो वो कुछ चीजें नजर आ रही होती हैं, वो कुछ और होती हैं। ठीक है जी, यानी कि ये थ्रेटनिंग पोजीशन है बाजवा साहब के लिए। बाजवा साहब, नवंबर 2027 तक की तो बात चले समझ में आ ही रही है, 27वीं तरमीम कब लेके आ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो वो कहते हैं ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, और ये जो कहते हैं ना नवंबर आ रहा है, ये अभी नवंबर आ रहा है, या अगला दिसंबर नवंबर आएगा, या कभी कहते हैं दिसंबर, the gentleman has no evidence in his favor, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करने जा रहा हूँ कि इससे पहले 2002 के बाद तमाम असेंबलीज ने अपने सेशंस पूरे नहीं किए, अपने सेशन पूरे किए, लेकिन किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन मैं अदब से ये आपको समझ में खबर ही दे रहा हूं कि इस दफा असेंबली अपना टेन्योर की सेशन पूरा करेगी, और प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी अपना टेन्योर पूरा करेंगे। सर, ये आप खबर दे रहे हैं या आप भी प्रेडिक्ट ही कर रहे हैं? आप भी हजारों ख्वाहिशें ऐसी में से एक ख्वाहिश ये इनका फिक्र ही नहीं। 2029 तक बड़ा मुश्किल है, हमारे मुल्क की हिस्ट्री रही नहीं है कोई प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल पूरे करे। कभी ये भी बहुत मुश्किल था कि असेंबली अपना टेन्योर पूरा नहीं करती है, और कैसे पूरा करेगी, इससे पहले रिकॉर्ड नहीं है, फिर कहते थे कि ये रिकॉर्ड नहीं है कि पाकिस्तान में वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस कभी कामयाब नहीं हुई। ठीक है, तमाम असेंबलियों ने अपने 5 साल टेन्योर भी पूरे किए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किए। इस दफा प्राइम मिनिस्टर भी टेन्योर पूरा करेंगे और असेंबली भी पूरा करेगी। चलें बाजवा साहब, इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपना 5 साल पूरे करें। मैं गुजारिश कर दूं एक छोटी सी, वो छोटे भाई का तो दिल करता होगा, लेकिन बड़े भाई की एक हिस्ट्री है, बाजवा साहब भूल रहे हैं। नहीं, बड़े भाई की तो बनती नहीं है ना, हिस्ट्री है ना, 2 साल के बाद उनको याद आता है, याद आ जाता है, तो 2 साल जब पूरे होने तो दे, आप देखिएगा क्या होता है। नहीं, छोटे साहिब जो हैं वो ऑलरेडी PGM 1 में भी सर्व कर चुके हैं, तो थोड़ा बहुत मिजाज की समझ आती है। आगे बढ़ते हैं जी। मुझे ये बताइए सर कि ये आप लोगों की स्ट्रेटजी कब तक काम करेगी? लाइक आप लोगों ने कब तक इनके इस्तीफे, कोई प्लान तो किया होगा ना, कब तक इनके इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं करने? कोई डायलॉग के टेबल पे लेके आना है इनको, या बस ऐसे लटकाना ही है? हम बिल्कुल इनको लटकाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये डायलॉग की टेबल पे आ जाए। ठीक है। और देखे ना, कल जो फैसला हुआ अदालत में, उन्होंने कहा कि आप PTA का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप झंडा इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन ये इस काबिल नहीं है इनकी लीडरशिप कि एक इलेक्शन और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा बड़े कहा कि भाई जिस तरह मर्जी करो, कागजात का फाइल का पेट भर के ले आओ, हम आपको मानते हैं, हम मानेंगे कि आप एक जमात है, लेकिन ये तो एक इलेक्शन नहीं करवा सकते। और ये दूसरों के घरों में अपनी खिड़की तोड़ दो, ये कहते खिड़की तोड़ हो गया है,
ये इनकी तरबियत, इनका स्टाइल, हम ये चाहते हैं कि ये बिहेव करें एक पॉलिटिकल पार्टी का और पॉलिटिकल लीडरशिप का। ये टेबल पे बैठे और अपने देखते हमने 2018 में बाजवा साहब, आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब कर रही है। मैं अपनी टीम से कहूंगी इस इशू को जरा प्लीज फिक्स करें। मुझे आपकी बिल्कुल भी बातों की समझ नहीं आई है। होपफुली ये इशू फिक्स होने के बाद मैं आपसे दोबारा स्टेटमेंट दूंगी। अब मुझे ये बता दीजिए इकबाल साहब, ये मतलब ये अगर इन लोगों ने इस्तीफे दे दिए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मोर और लेस तकरीबन 10 कमेटियों के इस्तीफे इनके पास 10 कमेटियां हैं। अगर उनकी चेयरमैनशिप से भी इन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं, इस्तीफे अभी एक्सेप्ट नहीं हो रहे, जैसे कि बाजवा साहब कह रहे हैं कि हम डायलॉग की कोशिश करेंगे, हम अभी इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर हो भी जाते तो इससे तरीके इंसाफ को क्या तो फर्क पड़ेगा, हुकूमत को क्या फर्क पड़ेगा? मतलब वो अपने ही लोगों को दोबारा बिठा लेंगे, अपने ही लोगों के मतलब बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी जमातें पार्लियामान में जो किसी को भी वो जो है वो कमेटियां दी जा सकती हैं। तो इसमें नुकसान किसका होगा? तरीके इंसाफ का, क्योंकि बोल तो अभी भी सकते हैं ना, ये बोलने ना बोले चले वो एक अलग बहस है। वहां जाके इश्यूज क्रिएट करें हुकूमत के लिए ना करें एक अलग बहस है, लेकिन ये बोल तो अभी सकते हैं ना, एक फोरम तो है एटलीस्ट इनके लिए। अच्छा, ये सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तक ये आज दोपहर तक जो गुजर गई, दोपहर तक इस्तीफे पूरे नहीं हुए। ठीक है, ये पहली बात तो ये है कि ये पूरे इस्तीफे नहीं हुए अभी तक, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये देखिए, ये एक इस्तीफे दिए कहाँ पे जा रहे हैं? क्या असेंबली के फ्लोर पे कहा जा रहा है कि जी कि हम असेंबली का इजलास तो जारी था, ये 4 तारीख को भी हो रहा था, 3 को भी हो रहा था, ठीक है, तो क्या असेंबली के फ्लोर पे इस्तीफे दिए गए या अपनी जो क़यादत पार्लिमानी लीडर हैं उनके हवाले किए गए? अब वो पार्लिमानी लीडर जो है उनकी मर्जी है, वो कब तक अपने पर, इस तरह के आपको पता कई दफा पहले भी होते रहे, पार्टियां करती हैं कि जी हमने अपने इस्तीफे जनाब पार्लिमानी लीडर के हवाले कर दिए या पार्टी कायद के हवाले कर दिए, वो जब मुनासिब समझेंगे इनको इस्तेमाल करेंगे। पहली तो मैं आपको सिर्फ ये बात ये क्लियर कर दूं ना। दूसरी बात ये है कि जो देखिए, ये एक अगर इस्तीफे दे दिए जाते हैं, फर्क करें, वो असेंबलियां छोड़ने की बात तो नहीं, लेकिन कमेटियां छोड़ने की बात हो रही है ना, तो वो ये एक और उसी तरह की सियासी गलती होगी, मैं समझता हूं कि जी के पीटीआई की तरफ से, जैसे उन्होंने पंजाब हुकूमत खत्म की, जैसे उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खत्म की, इससे पहले जब कौमी असेंबली से इस्तीफे दिए, ये तमाम मतलब आप ये देखिए कि इस तरह के हर फैसले का उनको पीटीआई को नुकसान पहुंचा और ये इसका भी नुकसान पहुंचेगा। और मुझे नहीं समझ आती कि ये कौन लोग हैं जो ये फैसले, इस तरह के गैर सियासी फैसले हैं। ठीक है, प्रेशर बढ़ाने के लिए और भी कई काम हो सकते हैं, जैसे कहा तो ये गया है ना, जो हम तक रिपोर्टेडली खबर पहुंची है कि ये खान साहब ने कहा है कि इस्तीफे दे दे, निकले वहां से बाहर। नहीं, खान साहब देखिए जेल के अंदर है, उनको कोई ना कोई तो रिपोर्ट देता होगा ना, उनको कोई ना कोई तो बताता होगा ना कि ये फैसले, जो लोग उनसे मिलते हैं वही उनको ये लाइन भी देते होंगे, अगर ये करेंगे तो ये प्रेशर हो जाएगा, ये करेंगे तो ये प्रेशर हो जाएगा। फैसला ये बात ठीक है कि उनकी जुबान से ही निकला होगा, मैं ये मानता हूं इस बात को, कि या उन्होंने किसी को कहा होगा कि ये काम कर दें, वो हो गया। लेकिन मामला ये है कि इसका ये उनकी कोई मुशावरत होती है ना अपने लोगों के साथ, या वो सिंगल वो अपने तौर पर अंदर बैठ के बगैर कोई हालात को समझे जाने वो फैसला कर देते हैं, तो फिर तो मुझे हैरानगी होगी इस बात के कि इतना बड़ा लीडर, इतना बड़े मतलब कि पार्टी को चलाने वाला, मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रहा हो, और उसको ये अंदाजा हो कि जी कि इसका हमें फायदा क्या हो सकता है और नुकसान क्या हो सकता है, कि इसका अंदाजा ना हो उसको, अगर ये इस तरह का फैसला करे तो फिर ये हैरानगी होती है इन चीजों के ऊपर कि वो कैसे सोचते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखिए, मैं आपसे फिर ये बात करता हूँ कि मेरे ख्याल में ये सिवाय इसके कि एक प्रेशर बनाने के और कुछ नहीं है, और ये वक्त मुनासिब नहीं है। जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये वक्त मुनासिब नहीं है। देखिए, अभी हमारा वो एक जो भारत के साथ जो मामला हुआ, जो जंग हुई जिसमें अल्लाह ताला ने हमें फतह दी, उसका अभी एक फेज चल रहा है अभी आपके साहब ने, जब हमने शंघाई ताउन तंजीम को देखा, उसकी मीटिंग को देखा, उसके बहुत एक हाइप पे जा रही है, ऊपर जा रही है। और उसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी के लोग जो है वो सैलाब से इस वक्त मुतासर है, और उन दोनों की तरफ से अगर मैं ये कहूं कि जी कि ये सिर्फ उन दोनों के उसका पॉजिटिव असरात और ये सैलाब को नजरअंदाज करते हुए इस तरह का फैसला करना,
मेरे ख्याल में तो किसी तरह से भी मुनासिब नहीं है। अगर आप उसके असरात को जाहिर करने के लिए कि यानी वो जो पॉजिटिव एक इमेज मिल रहा है जो हमारे इदारों को या हमारी हुकूमत को भी इवन के, उसके असर को जाहिर करने के लिए एक नया आप एक शोशा खड़ा करना चाहते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन फिर लोगों के सामने बताएं उनको कि जी हम ये इसलिए कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये भी फिर नेगेटिव जाएगी बात, अगर ये बात अगर हुई कि ये इसलिए किया जा रहा है कि जी ताकि जो एक लोग इस वक्त बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों के हवाले से, पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले से, अभी जो चाइना के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को जो प्रोटोकॉल मिला या जो पाकिस्तान का बेसिकली प्रोटोकॉल था ना, पाकिस्तान की इज्जत थी, पाकिस्तान का सारा चीज था। और आने वाले दिनों में एक चीज और आपसे करता चलूं, वो ये है कि आने वाले दिनों में हमें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी बड़ी सरमायाकारी आ रही है, ठीक है। और जब ये सरमायाकारी आएंगी तो मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के माशी हालात अगर बेहतर होते हैं तो पीटीआई के लिए वो, या पीटीआई ये समझती है कि उसके लिए मुश्किलात शायद बढ़ ना जाए, इस वजह से वो ये हो सकता है। अभी आज यहाँ पे अमेरिकन कंपनियों के साथ पाकिस्तान के कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं कि वो यहाँ पे माइनिंग करेंगी, यहाँ से कुछ सोना, तांबा और इस तरह की चीजें और वो निकालेंगी, और यहाँ पे यानी वो हैवी, आज की मैं बात कर रहा हूँ, आज ये एग्रीमेंट्स हुआ उनके साथ। तो ये चीजें हैं कि इससे जो अपोजिशन होती है उसको उन जो हुकूमत को जो पॉजिटिव चीजें जा रही हैं, हुकूमत की फेवर में जा रही हैं, उनको काउंटर करने के लिए कोई ना कोई इशू खड़ा करना चाहिए, और ये उसी तरह का एक इशू है। अदरवाइज ये इस्तीफे पार्लियामेंटी कमेटियों से देने का मुझे नहीं लगता कि हुकूमत को कोई नुकसान पहुंच सकता है। बिल्कुल, हुकूमत तो इस टाइम पांचों उंगलियां घी में सरकड़ाई वाला हाल है, उनको 2/3 मेजॉरिटी मिली हुई है, उनको इससे क्या फर्क पड़ेगा? इसमें मैं मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए। पहले मुझे ये बता दें कि आप लोगों के इस्तीफे कंप्लीट कब तक हो रहे हैं? देखिए, वो कुछ लोग मेरा ख्याल है कि आउट ऑफ कंट्री हैं, वो आएंगे, वो कांटेक्ट हो गया उनसे, हाँ, कुछ पता है में सारे लोग लोग जो हैं वो राब्ते में हैं, वो आएंगे और दे देंगे। मेरा ख्याल है 1-2 लोगों के, अगर 3 लोगों के कमेटियों से शॉर्ट होंगे, 2-3 कमेटियों में, तो वो पूरे हो जाएंगे। पार्लियामेंट में बहुत कम लोगों को बोलने का मौका मिलता है। स्टैंडिंग कमेटी एक ऐसा है जहाँ पे आप लोगों को ब्यूरोक्रेट्स भी आ रहे होते हैं, जहाँ पे आप क्रिटिसाइज भी खुल के किया जा रहा होता है गवर्नमेंट के ऊपर। आपको नहीं लगता बड़ी गलती है वहाँ से निकलना? अच्छा, आपकी बात मैं किसी हद तक इसको अगर एग्री भी कर लूँ, तो मैं वैसे पहले मैं छोटा सा रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ अमजद साहब की बात का, कि अमजद साहब ने जो बातें की हैं वो सारी ठीक है, मैं एग्री करता हूँ बहुत सारी बातों से। लेकिन अमजद साहब, आप देखें कि अगर आपने किसी एक आदमी को नाहक कैद के अंदर रखा तो उसका क्या सारा उसकी फैमिली का, आप देखें ना, सैकड़ों लोग हमारे जिनके केसेस चल रहे हैं और जो जेलों के अंदर हैं, जिनकी फैमिलियां तबाह हो गई हैं, जिनके ख़ानदान तबाह हो गए हैं। ठीक है, मैं इन सारी बातों से एग्री करता हूँ, मुल्क ऊपर चला जाएगा, तरक्कियां हो जाएंगी, सारा कुछ बेहतर हो जाएगा, होना चाहिए। लेकिन आप उन लोगों के बारे में तो सोचें। मैं उनके घरों में जाके देखा है, हम जाते हैं, मैं राब्ते में हूँ, पूरी फैमिलियाँ, पूरे ख़ानदान तबाह हो गए हैं। मतलब जिनके घर का एक फ़र्द जेल के अंदर होता है, आप देखें कि उसके लिए क्या मुश्किलात होती हैं। तो हमारी कोई ऐसी नाजायज़ ख्वाहिशात नहीं है कि जो मानी ना जा सकें। हम कुछ इस तरह की बातें देखें। क्या आप ये समझते हैं कि 8 फरवरी 2024 वाला इलेक्शन ठीक था? सर, 8 फरवरी 2018 वाला इलेक्शन ठीक नहीं था। नहीं, देखें आप 2024 के बाद आप जिस हल्के में बैठे हैं वैसे था, 8 भी वैसे ही था। मुझे बात तो कर लेना, हमारे मुल्क में इलेक्शन ठीक कौन सा है ना, ये मेरा सवाल ले लेना, इस तरह की मेरा सवाल ले ले। ठीक है, आपकी दफा थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन हुआ थोड़ा सा जिस हल्के में आप बैठी हैं, यहाँ से जीते हुए एमएनए जो है राजा सलमान अकरम है, हमारे पास सारे फॉर्म 47 मौजूद हैं, और एक बंदे के 15,000 वोटों को आप 1,75,000 वोट कर दे, ये थोड़ी सी होती है। मतलब कोई होता है, चले को 10-15,000 ऊपर नीचे आप कर लें। क्या मान रहे हैं ना ऐसा होता है? नहीं होता है, कोई थोड़ा बहुत कोई शर्म या भी होती है ना हर बात में। ये तो नहीं होता कि आप बिल्कुल इसको 180 की डिग्री पे चेंज कर दें। क्या फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क पड़ता है। देखिए, आपने अगर अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले नहीं होने देने, नहीं चलने देना, तो मुल्क नहीं चल सकता, बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के अंदर। अब आप देखिए ना,
कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर मुझे बताएं कैसे मुल्क उठ रहा है। बाजवा साहब ठीक ने है, हुकूमत की है 35 साल, वो मुल्क जो जर्मनी जैसे मुल्कों को कर्जे देता था, इनके 35 सालों के बाद, इनके और पीपल्स पार्टी के बाद जो हालात इस मुल्क के हुए हैं उसका तो हिसाब दे दे। हमारे 3 सालों में बड़े बोलते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाजवा साहब से पूछ रहे थे। बाजवा साहब मुझे ये बता दीजिए, ये जो इस्तीफे मंजूर ना करने वाली बात है, ये डिस्कशन छोटे मियां साहब से, इनके प्राइम मिनिस्टर साहब से डिसाइड हुई है ये बात, या ये बात बड़े मियां साहब से डिसाइड हुई है? मतलब ये एग्जैक्टली डिसीजन आया कहां से है? देखें, मैं अर्ज करूं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में हर चीज मियां नवाज शरीफ साहब के गिर्द घूमती है। ओके। चाहे मियां शहबाज साहब हो या मरियम नवाज हो या कोई और हो, तमाम लोग रहनुमाई हासिल करते हैं मियां नवाज शरीफ साहब से। बाजवा साहब इलेक्शन नहीं जिता सके उन्होंने एक नहीं, एक सीट अच्छा। तो जितवाई दी थी ना। कैसे जितवाई है? वो मैं कहना वोट नहीं डलवा सके आप उनको। डॉक्टर साहब से हार गए देखे ना लाहौर के अंदर, आप देखे बाजवा साहब। नहीं, ऑफिशियली तो वहां से जीते हैं। ऑफिशियली तो आप जैसे मर्जी कर लेना जी, ऑफिशियली तो इस हल्के के भी तो रिजल्ट है ना। ऑफिशियली तो उनकी गवर्नमेंट भी बैठी हुई है। जी बाजवा साहब, प्रोग्राम हमेशा अच्छा होता है, और लेकिन मेरे पास बड़े सख्त अल्फाज होते हैं, मैं अवॉइड करता हूँ इस्तेमाल करने से। आपकी मोहब्बत है, हम जिस तरह हम हंस के बात कर रहे हैं ऐसे ही चलने दें। जी जी जी, बिल्कुल हंस के हम कर रहे हैं जी। कंटिन्यू रखिए बाजवा साहब। मैं अब बात यह है कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने या उनकी कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की टेबल पे लाया जाए। वो आए, वो बैठे, वो अपनी बात करें, हम अपनी बात करते हैं। हम मुल्क की तरक्की के लिए, देखिए दुनिया का कोई ऐसा इशू नहीं है मैडम फायदा शराजी कि वो टेबल में बैठ के हल ना हो। दुनिया के हर मसले का हल जो है, अल्टीमेट हल जो है वो टेबल है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हम ये चाहते हैं कि हम टेबल के ऊपर इनको लाएं और इनकी बात सुने, इनके ग्रीवियंसेस जो है वो दूर करें। तो आप लोगों ने उनको ऑफिशियली इन्फॉर्म कर दिया है कि आप लोग टेबल टॉक करना चाह रहे हैं? नहीं, ऑफिशियली नहीं। मियां शहबाज शरीफ ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उनके पास से आकर के बैरिस्टर गौहर साहब के पास आके कहा कि मिस्टर चेयरमैन आए, हम बैठते हैं, बैठ के बात करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मिस्टर चेयरमैन ने नहीं मानी ना उनकी बात। अब आगे क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट, क्या प्लान है आप लोगों का? देखिए, हम नाउम्मीद नहीं है, ये अल्टीमेटली टेबल पे आएंगे, मुज़ाकरात की टेबल पे आएंगे, और जब ये मुज़ाकरात की टेबल पे आएंगे तो पाकिस्तान के लिए हम बेहतर फैसले करेंगे। मैं बाजवा साहब एक बात उनके बिहाफ पे या किसी के बिहाफ पे नहीं करती, जो आप लोगों की पहले एक सिटिंग 4 सिटिंग हुई थी, 5वीं हो नहीं सकी थी, उसको सामने रखते हुए मैं आपसे एक ही सवाल करूंगी कि जो हम सबको लगता है जितने सहाफी हैं कि इन्होंने एक ही बात करनी है कि फाइनल डिसीजन के लिए हमें बानी से मुलाकात की एक्सेस दी जाए। क्या आप वो एक्सेस देने की बाकी अथॉरिटी रखते हैं? आप देंगे, मुलाकातें करवाएंगे, तभी तो बात आगे बढ़ेगी ना। हम 100% अथॉरिटी रखते हैं, और हमारी ही जो जेल मैनुअल है, जो शेड्यूल है, अगर उसके ओवर रूल उसको करके कोई काम करना है तो प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं, चीफ मिनिस्टर कर सकते हैं। सर वो लास्ट टाइम भी कहा था ना स्पीकर साहब ने कि मुलाकात करवा देंगे, फिर मुलाकातें हुई नहीं थी। मुझे मतलब आपको याद कराना चाहता हूँ थोड़ी सी बात। जी प्लीज। उस वक्त भी मैंने प्रोग्राम में कहा था कि शायद उस माह की 28 तारीख का वक्त दिया गया था, लेकिन इन्होंने 28 तारीख आने से पहले ही उससे भाग गए थे बात करने से। या आपको याद है कि नहीं? सर वो कुछ इस तरह से आ गए थे कि आप लोगों ने कहा था कि वर्किंग डेज जो हैं वो हम बात कंसीडर कर रहे हैं, और इन्होंने कहा था कि नहीं, हम वीकेंड्स भी बीच में ही शामिल कर रहे हैं, तो हमारे डेज कंप्लीट हो गए। ये इशू बना था आप लोगों का। नहीं मैडम, नहीं, मैं याद करा सकूं तो सर 5वीं सिटिंग हुई नहीं थी आप लोगों की। ये उन्होंने कहा था हमारे डेज पूरे हो गए, 1 वीक का जो टाइम दिया है। बात नहीं थी, उस माह की शायद 28 तारीख थी। सर मुझे राना सनाउल्लाह साहब के स्टेटमेंट याद है, इन्होंने कहा था कि हमने बात की थी 1 वीक की। राना साहब ने कहा था 1 यानी कि 7 वर्किंग डेज की बात हुई थी, और इन्होंने संडे को कहा था कि हमारे दिन कंप्लीट हो गए। असल में बाजवा साहब बड़े बाखबर आदमी हैं, इनको पता है इनके बस में कोई नहीं है, इनको तो जैसे कहा जाता है इन्होंने वैसे ही करना है। चले ठीक हो गया, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बाजवा साहब आपकी जानिब आती हूँ। इकबाल साहब मुझे ये बता दीजिए, आज बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है अज़मा बुखारी साहबा ने। ये अज़मा बुखारी साहबा ही थी जिन्होंने
जब पंजाब में फ्लड आया था तो कहा था हमारी पूरी तैयारी है हर तरह से, फिर जितनी भी तैयारी थी ऑन ग्राउंड माना फ्लड है, आप कुदरत पे डाल दें जितना मर्जी आपने इल्ज़ाम डालना है कि जी वहाँ से क्लाइमेट चेंज है जिसकी वजह से फ्लड आ गया, ये हो गया, मानते हैं ये भी एक इसका आंसर है, लेकिन जो हमारी नाअहलियाँ हैं हम कब तक दूसरों पे डालते रहेंगे? हमें नहीं पता था कि भारत ने तो छोड़ना ही छोड़ना है पानी, वो तो हमारा ऑलरेडी दुश्मन है, तो हमारी प्लानिंग्स क्या थी इस सब में? देखिए, जो तैयारी होती है ना, इस हवाले से जो फ्लड की तैयारी आप कह सकते हैं, या किसी भी मुल्क में, अभी कोई 1-1.5 महीना पहले आपको पता है अमेरिका की एक पूरी रियासत के अंदर ये जिस तरह का फ्लड आया और वहां पे जो हालात हुए वो हमारे सामने है। फिर चाइना के अंदर फ्लड आया, मतलब ये दुनिया की बड़ी ताकतें हैं और इनके अंदर भी जब फ्लड आता है तो हालात काबू से बाहर जब होते हैं तो फिर हर चीज वो तहस नहस होती है वहां पे। ये और ये उसी तरह की सूरत हाल यहाँ पर भी थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम तैयारी ना करें कोई भी। ये कतई मेरा ये मतलब कहने का नहीं है। इसका मतलब ये है कि फर्क करें, हमें पता है कि फ्लड भारत के जब ऊपर बारिशें हुई, जब सिलसिला हुआ तो हमें अंदाजा हो गया था। जब खैबर पख्तूनख्वा में पहले दिन जब आपको पता है वहां पे लैंडस्लाइडिंग हुई, वहां पे बहुत सारे लोग, उसमें तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों की, और फिर बढ़ती बढ़ती वो 350-400 तक वहां पे अमवात चली गई, लोग जहां बहक हुए। उस पहले जो रेला आया था उसमें, और उसमें भारत का कोई तल्लक नहीं था। ये मैं आपको इसलिए ये बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पाकिस्तान के एरियाज में और ऊपर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे बारिशें हुई थी। और यही सूरत हाल आप उधर दूसरी साइड पे भी चले जाएं तो ये पाकिस्तान के अंदर जो आने वाले 2-3 दरिया जिनको हम कहते हैं, एक चनाब है, एक रावी है और तीसरा सतलुज है। इन तीनों के, इन दो के, रावी के और सतलुज के, इन दोनों के ऊपर तो डैम ये बने हुए हैं पंजाब के अंदर, मशरकी पंजाब के अंदर, इंडियन पंजाब के अंदर बने हुए हैं डैम जहां पे पानी रोका और वहां पे। लेकिन चनाब के ऊपर 2 डैम है, एक बगलियार है और एक सलाल डैम है। ये दोनों रन ऑफ रिवर वाटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर दोनों डैम बनाए गए हैं और उनकी झीलें बड़ी हैं। और वहां से पानी जब आया उन दोनों से तो चनाब के अंदर ये तबाही मचाई उसने आके नीचे तक, और इस वक्त वो सिंध में दाखिल हो गया। इसी तरह से जब भी ये हरिके और फिरोजपुर वाला जो डैम है वहां से उन्होंने पानी छोड़ा तो ये हमारे सतलुज के अंदर ये तबाही मचाता हुआ भावलपुर तक ये अब अमजद इकबाल साहब, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन मुझे ये बता दीजिए 2016 में जो एक डच एक्सपर्ट्स का पैनल था उनकी एक जजमेंट आई थी सर, आपको याद होगा, उन्होंने वार्न किया था ये जो बैराजेस और ये जो पुल बना रहे हैं, ये इनके जो एम्बैंकमेंट्स हैं ये आप लोग ठीक नहीं बना रहे हैं, हम, ये हमारी गलती है, ये हम लोग जो नाकिस मटेरियल यूज कर रहे हैं ये उसकी गलती है। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बड़े क्लियरली जो वर्ड्स थे वो लिखे थे कि ये डिड नॉट नो हाउ टू डिजाइन द साइट स्पेसिफिक एम्बैंकमेंट्स। ये किसकी गलती है सर? हमारे तो जो नेशनल फेडरल फ्लड कमीशन है ये उनके बारे में रिपोर्ट थी। मैं वही आपसे अर्ज करने लगा हूं कि देखिए ये बात ये थी, हमें पता है कि ऊपर कितना पानी उनके डैमों में पड़ा हुआ है, ये मैं इसलिए उनका नाम लिया, हमें पता था। और अगर ऊपर फ्लड आता है, ऊपर बारिशें होती हैं या जिस तरह से अभी क्लाउड बर्स्ट हुआ है वो होता है तो फिर ये पानी छोड़ते हैं, तो हमारी क्या तैयारी है? मैं तो इस हवाले से ये बात करने लगा कि देखिए बात ये कि जैसे हमने फर्क करें, हमने यहाँ पे ये अरूडा का जो शुरू किया प्रोजेक्ट, उसमें हमें तो यही उस वक्त ये सामने आई ना सूरत के अब तो पानी नहीं आना दरियाओं में, और हम ये बना रहे हैं। और उसकी क्या तैयारी हमारे पास थी? हमने तो उसको सामने रख करके इतने पानी का जितना इस वक्त रेला आया रावी के अंदर, उसके लिए तैयारी नहीं की थी उस तरह से, ठीक है। और इसी तरह से अब नीचे चले जाए, जो डैम बने हुए हैं, इस वक्त डैम नहीं, मैं बंद की बात कर रहा हूँ, नीचे जो पंजाब के अंदर मैं खसूसी तौर पर उनका जिक्र कर रहा हूँ, जो बंद बने हुए हैं आबादियों को बचाने के लिए, उनको जगह जगह से हमें वो तोड़ना पड़ रहा है। क्या किस वजह से? कि हमारे जो बैराजेस जिनका आपने जिक्र किया उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं जो उस वक्त जब बनाए गए थे, सही कह रहे हैं। उस वक्त हमें हमारी तैयारी, हमारी बेसिकली तैयारी नहीं है। और अगले साल के लिए भी वार्निंग्स हैं, मैं माजरत चाहूंगी मैं आपसे इसका जी बिल्कुल ओपिनियन नहीं ले सकती क्योंकि प्रोग्राम था इसके ऊपर, जो कि मेरी प्रोग्राम खत्म हो गया। बहुत मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे जरूर इस पे आपकी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करूंगी। बहुत शुक्रिया आमिर रियाज कुरैशी साहब आपका, अमजद इकबाल साहब आपका, आसिफ बाजवा साहब आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाजत, इस दुआ के साथ कि हर आने वाला दिन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के हक में बेहतर हो। बेशर्ते जिंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।